Hello, students. I am your social studies teacher Navdeep. We have started our chapter number 2, that is government role in healthcare. Only one topic left of this chapter. The left topic is healthcare and equality. Is adequate healthcare available to all? Today we will cover this topic of chapter number 2 and then we will start chapter number 3, in which we will discuss who is MLA, what is the full form of MLA, and how state government forms. So let's start. Firstly, we will discuss healthcare and equality. Is adequate healthcare available to all? यहाँ पर बोला जा रहा है कि हेल्थकेयर और इक्वालिटी दोनों को जोड़ के हमने बताना है कि क्या सभी को इंडिया में हेल्थकेयर सर्विसेज अवेलेबल हैं। सभी से यहाँ पर हम किस किस को डील करेंगे, रूरल एरिया के लोगों को और अर्बन एरिया के लोगों को। इंडिया में हम एक सिचुएशन फेस करते हैं कि जो प्राइवेट सेक्टर है, प्राइवेट सर्विसेज हैं, वो बहुत तेज़ी से इंक्रीज़ हो रही हैं, पर पब्लिक सर्विसेज उतनी तेज़ी से इंक्रीज़ नहीं हो रही हैं। जो लोगों को जो सर्विसेज अवेलेबल हैं वो सिर्फ प्राइवेट सेक्टर से ही आ रही हैं, और जो प्राइवेट सेक्टर है वो अर्बन एरिया में ही वर्क कर रहा है। जितनी भी प्राइवेट सर्विसेज मिलती हैं वो ज़्यादातर अर्बन एरियाज़ में ही कंसंट्रेटेड हैं, और जो प्राइवेट डॉक्टर्स होते हैं, प्राइवेट हॉस्पिटल्स वाले होते हैं, वो मेडिसिन्स बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव देते हैं। हर कोई पीपल उसको अफोर्ड नहीं कर पाता है। लोग क्या करते हैं, या तो उनको पैसा उधार लेना पड़ता है इतना एक्सपेंसिव ट्रीटमेंट लेने के लिए जब भी उनकी फैमिली में कोई बीमार हो जाता है, या फिर उनको ये भी करना पड़ सकता है कि उनको अपनी कोई चीज़ अपनी कुछ उनके पोजेशन में जो चीज़ होती है वो किसी और के अंडर गिरवी भी रखनी उनको पड़ जाती है ऐसे केसेस में। और जो प्राइवेट सर्विसेज हैं वो कुछ गलत प्रैक्टिसेस भी अडॉप्ट करते हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। अगर किसी बीमारी के लिए कोई ऐसी मेडिसिन अवेलेबल है ना जो नॉर्मल सी हमें मिल जाएगी ठीक ठाक रेट पे, वो उसको प्रेस्क्राइब करने के बजाय बहुत एक्सपेंसिव जो मेडिसिन्स होती हैं, इंजेक्शंस होते हैं, उनको प्रेस्क्राइब करते हैं। सिर्फ मुश्किल से 20% ही पॉपुलेशन ऐसी है जो इन प्राइवेट हॉस्पिटल्स की सर्विसेज को ले सकती है। और जो गरीब लोग हैं उनके लिए मेडिकल एक्सपेंसेस एक तरह से अभिशाप हैं, क्योंकि जो गरीब लोग होते हैं उनका न्यूट्रिशनल लेवल तो पहले ही डाउन होता है। वो माल न्यूट्रिशन मतलब उनको जो अंडर नॉरिशमेंट के शिकार तो वो पहले से ही होते हैं, ऊपर से अगर उनके ऊपर कोई बीमारी आ जाती है, अटैक करती है, और अंडर नॉरिश्ड पीपल तो जल्दी बीमार हो जाते हैं, तो ऐसे में सिचुएशन बैड से वर्स हो जाती है। बार बार जब वो बीमार होते हैं तो वो डिस्ट्रेस में चले जाते हैं, एंग्जाइटी का शिकार हो जाते हैं, और ये उनके साथ बार बार होता है। और गरीब लोग ज़्यादा क्यों बीमार होते हैं, क्योंकि उनको बेसिक नेसेसिटीज़ जो हैं लाइफ की, ड्रिंकिंग वाटर, एडिक्वेट हाउसिंग, क्लीन सराउंडिंग्स, ये सारा कुछ ही नहीं मिल पाता है। और कई बार सिर्फ ये मनी की कमी के कारण नहीं होता कि लोग जो हैं मेडिकल ट्रीटमेंट से वंचित रह जाते हैं। कई बार क्या होता है, जैसे वुमेन है, उसकी हेल्थ की तरफ इतना ध्यान नहीं दिया जाता, उसकी हेल्थ को कंसीडर नहीं किया जाता इतना, तो इस वजह से भी बीमारियां ज़्यादा होती हैं। और जो पुअर लोग हैं उनकी तरफ बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया जाता। यहाँ तक कि प्राइवेट हेल्थ सर्विसेज भी अवेलेबल नहीं होती हैं रूरल एरियाज़ में। तो ये था आपका पब्लिक और प्राइवेट सर्विसेज के बारे में कि रूरल और अर्बन एरिया में या जो पुअर हैं वो कैसे फेस कर रहे हैं इन चीज़ों को। ठीक है, दिस इज़ योर सेकेंड चैप्टर विच इज़ completed now we will start chapter number 3. Name of chapter 3 is how the state government works. So there are 3 levels of government in our country. One is central government, then state government, then local government, and all the 3 governments perform
different roles. What is the role of central government? It makes laws for whole country. And what is the role of state government? It makes laws specific to their own state. And what is the role of local government? It makes laws for cities and villages. तो कहने का क्या मतलब है यहाँ पर सिंपली अगर बताया जाए आपको, सेंट्रल लेवल की गवर्नमेंट पूरी कंट्री के लिए लॉज बनाएगी, जितने भी इश्यूज पूरी कंट्री से जो पूरी कंट्री से रिलेट करते हैं ना उनके साथ डील करेगी. और जो स्टेट लेवल गवर्नमेंट है ये सिर्फ स्टेट लेवल से रिलेटेड जो लॉज हैं इश्यूज हैं उनके साथ डील करेगी. लोकल गवर्नमेंट ये सिटीज़ और विलेजेस से रिलेटेड जितनी भी लॉज हैं उनको बनाएगी, उनके साथ डील करेगी. नाउ आई एम शोइंग यू सम सिचुएशंस. तो अभी मैंने आपको बताया ना तीनों गवर्नमेंट्स का क्या रोल है, तो उसके बेस पर आप मुझे बताओगे कि यहाँ पर कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट है इस प्रॉब्लम को सॉल्व करेगी. फर्स्ट सिचुएशन आपके सामने, द ड्रेन्स आर क्लॉग्ड एंड वाटर ओवरफ्लोज ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन इन योर सिटी. अगर वाटर ओवरफ्लो कर गया आपकी सिटी में रेनी सीजन के कारण, तो इस प्रॉब्लम को कौन सी लेवल ऑफ गवर्नमेंट सॉल्व करेगी? सेंट्रल लेवल, स्टेट लेवल या लोकल गवर्नमेंट? तो यहाँ पे किसकी बात हो रही है? सिटी की. तो सिटी से रिलेटेड इश्यूज को कौन डील करता है? लोकल गवर्नमेंट. सो लोकल गवर्नमेंट विल डील विद दिस इशू. सिचुएशन 2, एन एपिडेमिक डिजीज हैज स्प्रेड थ्रू आउट अ स्टेट. एक बीमारी है वो पूरी स्टेट में फैल गई है, तो इसको सॉल्व करने के लिए कौन सी गवर्नमेंट डिसीजन लेगी? अब स्टेट से रिलेटेड इशू है तो कौन सी गवर्नमेंट लेगी? स्टेट गवर्नमेंट. द स्ट्रीट लाइट्स इन योर सिटी या एरिया आर नॉट वर्किंग. आपकी सिटी में या एरिया में जो स्ट्रीट लाइट्स हैं वो वर्क नहीं कर रही, तो इस प्रॉब्लम को कौन सॉल्व करेगा? सिटी की बात कर रहे हैं ना, एरिया या सिटी की, तो सिटी को कौन डील करेगा? सिटी से रिलेटेड प्रॉब्लम को लोकल गवर्नमेंट. देन अनदर कंट्री हैज़ अटैक्ड अवर कंट्री. किसी और कंट्री ने हमारी कंट्री पर अटैक कर दिया, तो इसको कौन डील करेगा? अब यहाँ पे पूरी कंट्री की बात हो रही है तो सेंट्रल गवर्नमेंट. देन द स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस ऑफ महाराष्ट्र कॉज अ लॉट ऑफ पोल्यूशन. जो स्टेट ट्रांसपोर्ट बसेस है ना महाराष्ट्र की, वो बहुत ज़्यादा पोल्यूशन कर रही हैं. तो यहाँ पे एक स्पेसिफिक स्टेट की बात हो रही है ना, महाराष्ट्र स्टेट की बात कर रहे हैं, तो इसकी प्रॉब्लम को कौन डील करेगा? स्टेट गवर्नमेंट करेगी. लास्ट सिचुएशन इज एन इंटरनेशनल स्पोर्ट्स मीट मस्ट बी ऑर्गेनाइज्ड इन द कंट्री नेक्स्ट ईयर. तो यहाँ पे भी हम कंट्री की बात कर रहे हैं ना, तो कंट्री वाले इशू को कौन डील करता है? सेंट्रल गवर्नमेंट. नाउ आपको यहाँ पे क्या देखने को मिला कि जो सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट है वो डील करती है उन इश्यूज़ के साथ जो होल कंट्री को अफेक्ट करते हैं. स्टेट गवर्नमेंट उन इश्यूज़ के साथ डील करती है जो रिस्पेक्टिव उनकी स्टेट से रिलेटेड इश्यूज़ होते हैं. लोकल गवर्नमेंट किन इश्यूज़ को डील करती है? जो उनके विलेजेस को, डिस्ट्रिक्ट्स को या सिटीज़ को अफेक्ट करते हैं. नाउ हु इज़ एमएलए? एमएलए कौन होता है और कैसे स्टेट गवर्नमेंट बनती है? तो इससे बहुत ही ध्यान से इस प्रोसीजर को समझना. सारा एक बार समझ आ गया तो भूलोगे नहीं, और ये समझ आना ज़रूरी है. इम्पॉर्टेंट टॉपिक है आज की वीडियो का कि एमएलए कौन होता है और स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है. देखो, सबसे पहले तो एमएलए की फुल फॉर्म क्या होती है? मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली. अब लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस होता है, एक बिल्डिंग होती है जिसमें पूरी स्टेट के जितने भी एमएलएज होते हैं ना वो सारे बैठते हैं और इश्यूज़ पर स्टेट के या स्टेट की प्रॉब्लम से रिलेटेड सारा डिस्कशन करते हैं. तो क्या बताया मैंने आपको? लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है? ये एक प्लेस होता है, बिल्डिंग होती है जहाँ पर स्टेट के जितने भी एमएलएज हैं वो सारे बैठकर इम्पोर्टेंट प्रॉब्लम्स, इश्यूज़ पर डिस्कशन करते हैं. अभी आपको ये पता लग गया लेजिस्लेटिव असेंबली क्या होती है. अभी बात रही एमएलए की. एमएलए, अभी मैंने ये तो बोल दिया कि लेजिस्लेटिव असेंबली में सारे एमएलएज बैठते हैं. तो एमएलएज होते कौन है? कौन लोग होते हैं एमएलएज? तो अभी हमने वो देखना है. अब देखो,
कोई भी कंट्री है या स्टेट है, उसमें डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, ठीक है। तो अब क्या होता है, कंट्री में जो डिफरेंट डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, या अगर हम स्टेट की बात करें तो अब मान लो कि हिमाचल प्रदेश स्टेट है, ठीक है, तो उसके अंदर जो अलग अलग पार्टीज़ हैं, या हरियाणा की बात करें या पंजाब की बात करें, जैसे मान लो यहाँ पे पार्टीज़ है, बीजेपी हो गई, आम आदमी हो गई, या फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस हो गई, ये पार्टीज़ हैं, ठीक है। तो क्या करते, ये जो एमएलएज होते हैं ना, ये इन्हीं पार्टीज़ का ही पार्ट होते हैं एक तरह से। वो कैसे, एक स्टेट होती है, सबसे पहले देखो स्टेट गवर्नमेंट कैसे बनती है। एक स्टेट होती है, वो स्टेट अलग अलग एरियाज़ में बांट दिया जाता है उस स्टेट को। जिन अलग अलग एरियाज़ में बांटा जाता है ना, उसको कॉन्स्टिट्यूएंसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? कॉन्स्टिट्यूएंसी। अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें, हिमाचल प्रदेश एक स्टेट है, उसकी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, उसको 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में एरियाज़ में बांटा गया है। और जो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी है ना, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पॉलिटिकल पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं इलेक्शन के लिए। 5 साल में एक बार ये इलेक्शन होते हैं। और हर कॉन्स्टिट्यूएंसी से, अगर मान लो हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है, अगर वहाँ पे 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ हैं, तो हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से 6 कैंडिडेट खड़े होंगे, हर एक पार्टी का एक कैंडिडेट, ठीक है। ऐसे ही पूरे हिमाचल प्रदेश में हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में सारी पार्टीज़ के कैंडिडेट्स खड़े होंगे। अब हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में इलेक्शन होंगे। अब जैसे मान लो जो हिमाचल प्रदेश है, उसकी 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, 68 के 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में इलेक्शन हुए, तो हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक बंदा जीतेगा, एक बंदा ऐसा होगा जिसको सबसे ज़्यादा वोट्स मिलेंगे, तो उस पर्सन को एमएलए बोला जाएगा उस कॉन्स्टिट्यूएंसी का। अब आपको ये क्लियर हो गया एमएलए क्या होता है? दोबारा रिपीट कर रही हूँ, एक स्टेट को अलग अलग कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में बांटा जाता है, हर कॉन्स्टिट्यूएंसी में से कैंडिडेट्स खड़े होते हैं अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के, तो उनमें से कोई एक जीत जाता है जब वोटिंग होती है। तो ऐसे ही अगर 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो वहाँ से हमारे पास 68 एमएलएज निकल के आएंगे, ठीक है। एमएलए भी कैसे, जो एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से एक एमएलए होगा, ठीक है। तो हमारे पास 68 एमएलएज वहाँ से निकल के आ गए। अब वो 68 एमएलएज तो आ गए, अब वो जो 68 एमएलएज हैं ना, उनमें से मान लो ऐसे होगा कि 36 किसी एक पार्टी से हैं, 43 किसी एक पार्टी से हैं, 2 किसी एक पार्टी के हैं, कोई एक किसी एक पार्टी का है। तो हमने वो देखना है कि सबसे ज़्यादा एमएलएज कौन सी पार्टी से बिलोंग करते हैं जो जीते हैं। अगर मान लो कि हम हरियाणा की बात करें, अगर सबसे ज़्यादा एमएलएज बीजेपी के जीते हैं ना, तो जो स्टेट गवर्नमेंट बनेगी वो बीजेपी पार्टी की ही बनेगी, ठीक है। अभी हमें पता लग गया कि कौन सी पॉलिटिकल पार्टी की स्टेट गवर्नमेंट बनेगी। अब स्टेट गवर्नमेंट में से ना एक बंदा उनका लीडर होता है, जिसको हम सीएम बोलते हैं। तो जो जीते हुए एमएलएज हैं ना बीजेपी के पार्टी के, वो अपने जितने भी उनके एमएलएज हैं उनमें से किसी एक को अपना लीडर चुन लेंगे, और उस लीडर को सीएम बोला जाता है, चीफ मिनिस्टर। वो सिलेक्ट करते हैं एमएलएज सारे जीते हुए मिलके, ठीक है। तो अब वो सीएम, और अब वो जो सीएम है उसकी पार्टी के जितने भी एमएलएज जीते हुए हैं ना, उसमें से वो कुछ मिनिस्टर्स को चुन लेगा, और वो कुछ चुने हुए मिनिस्टर्स और सीएम दोनों मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं, ठीक है। और जो ये काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनेगी, ये क्या करेगी, स्टेट का जो एजुकेशन डिपार्टमेंट है उसके साथ भी अपना कॉन्टैक्ट रखेगी, सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के साथ अपना कॉन्टैक्ट रखेगी, हेल्थ एंड सैनिटेशन के साथ अपना कॉन्टैक्ट रखेगी, एग्रीकल्चर और अर्बन डेवलपमेंट के साथ अपना कॉन्टैक्ट रखेगी, ठीक है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट बनाई जाती है। अगर आपको एक बार में ये चीज़ नहीं समझ आ रही, आप वीडियो को बैक ले जाके दोबारा इस सारे को रिपीट देख सकते हो, तो आपको डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा। ओके, अभी मैं एक बार और रिपीट कर रही हूँ आपके लिए
एक स्टेट है, उसको डिफरेंट कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ में डिवाइड किया जाता है। हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से हर पॉलिटिकल पार्टी का एक एक पर्सन, एक एक कैंडिडेट खड़ा किया जाएगा और फिर उनमें से जैसे एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में से अगर 6 कैंडिडेट खड़े हुए तो एक जीतेगा, जो जीतेगा उसे हम एमएलए बोलते हैं। तो ऐसे ही 68 कॉन्स्टिट्यूएंसीज़ हैं, तो यहाँ से 68 एमएलएज हमारे पास आएंगे। पर वो 68 के 68 एमएलएज एक ही पॉलिटिकल पार्टी के नहीं होंगे, वो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के हो सकते हैं। कोई बीजेपी का हो सकता है, कोई कॉन्स्टिट्यूएंसी में जो पर्सन जीता है, जो एमएलए बना है, वो नेशनल कांग्रेस का हो सकता है। ऐसे अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज़ के होंगे। तो फिर हमने देखना है कि सबसे ज़्यादा एमएलए कौन सी पार्टी के हैं जो जीते हैं। जिस पार्टी के सबसे ज़्यादा एमएलएज जीते हैं, लगभग ये होने चाहिए, सबसे ज़्यादा जो मैं बात कर रही हूँ, ये मोर देन 50% होने चाहिए। जैसे हिमाचल प्रदेश में अगर 68 सीट्स है ना, तो उसका 50% 34 है। 34 से ज़्यादा जिस पार्टी के एमएलए जीते हैं उनकी गवर्नमेंट बनेगी, ठीक है, उनकी स्टेट गवर्नमेंट बनेगी उस पॉलिटिकल पार्टी की। अब ये जो एमएलएज जीते हैं उस पॉलिटिकल पार्टी के, जैसे मान लो बीजेपी के जीत गए हैं ज़्यादा, तो बीजेपी की पॉलिटिकल पार्टी आएगी, रूलिंग पार्टी बनेगी वो। उनमें से एक ये जो जीते हुए एमएलएज अपना एक लीडर बना लेंगे, उसको सीएम बोला जाता है। और सीएम क्या करेगा, उसकी पार्टी के जो जीते हुए एमएलएज हैं उसमें से कुछ एमएलएज को चुन लेगा, सिलेक्ट कर लेगा और उनको वो मिनिस्टर्स बना देगा। तो सीएम और वो मिनिस्टर्स दोनों मिलके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स बनाते हैं। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आपके सामने ये जो मैंने स्लाइड शो की हुई है, इनके साथ डील करता है, इन इश्यूज़ के साथ, इन डिपार्टमेंट्स के साथ वो डील करता है। तो इस तरीके से स्टेट गवर्नमेंट बनती है, ठीक है। अभी यहाँ पे आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ये हिमाचल प्रदेश के 2003 के रिज़ल्ट्स हैं। हिमाचल प्रदेश में 6 पॉलिटिकल पार्टीज़ थी, इंडियन नेशनल कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी और कुछ इंडिपेंडेंट कैंडिडेट भी खड़े हो सकते हैं जो किसी पार्टी से नहीं होते। हिमाचल विकास कांग्रेस, लोक जनशक्ति पार्टी और लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल प्रदेश। तो यहाँ पे देखो इंडियन नेशनल कांग्रेस जो है, इसने 43 सीट्स विन की। 43 सीट्स विन करने का मतलब है टोटल देखो कॉन्स्टिट्यूएंसीज थी 68, जिसमें हिमाचल प्रदेश को बांटा गया था। उसमें से 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलएज जीते हैं। फिर 16 एमएलएज जीते हैं बीजेपी के, 6 एमएलएज जीते हैं इंडिपेंडेंट वाले, 1 एमएलए जीता है हिमाचल विकास कांग्रेस का, 1 जीता है लोक जनशक्ति पार्टी का और 1 जीता है लोकतांत्रिक मोर्चा हिमाचल प्रदेश पार्टी का, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा किसके जीते हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस के। मतलब 2003 में हिमाचल प्रदेश में इंडियन नेशनल कांग्रेस रूलिंग पार्टी रही थी। और ये जो 43 एमएलएज है ना, इन्होंने अपने में से एक को लीडर चुना, वो था जयराम ठाकुर, ठीक है, वो इनका लीडर बन गया था फिर। ओके, लीडर मीन्स इनका सीएम बन गया था। अभी इसी के बेस पर आपको मुझे कुछ आंसर देना है। विच पॉलिटिकल पार्टी वुड हैव बिकम द रूलिंग पार्टी। यहाँ पे कौन सी पार्टी रूलिंग कहलाई जाएगी। रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जिसको मोर देन हाफ सीट्स मिली हैं। सीट्स वन करने का मतलब है कि एमएलएज जिसके ज़्यादा बने हैं, कि जितनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में उसके एमएलएज बने हैं। 43 कॉन्स्टिट्यूएंसीज में इंडियन नेशनल कांग्रेस के एमएलएज बने हैं। तो रूलिंग पार्टी कौन सी होती है, जिसके एमएलए मोर देन हाफ सीट से ज़्यादा बने हैं, जिसने मोर देन हाफ से ज़्यादा सीट्स अचीव की हैं। तो 68 का हाफ है 34 से ज़्यादा किसने अचीव की हैं, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने सीट्स अचीव की हैं। तो इंडियन नेशनल कांग्रेस रहेगी मेजॉरिटी में मीन्स जिसने मोर देन हाफ सीट्स विन की हैं, ये मेजॉरिटी में रही। और मेजॉरिटी वाली पार्टी को ही हम रूलिंग पार्टी बोलेंगे, ठीक है। और अपोजिशन पार्टीज़ कौन सी होंगी, अपोजिशन पार्टीज़ ये बाकी सारी हैं जिनको इंडियन नेशनल कांग्रेस से कम सीट्स मिली हैं, वो सारी अपोजिशन पार्टीज़ हैं।
और सबसे मेन ऑपोजिशन पार्टी कौन सी है? ये जो सारी पार्टीज़ है ना, इनमें से सबसे ज़्यादा जिसकी सीट्स हैं वो मेन अपोजिशन पार्टी होगी। जैसे भारतीय जनता पार्टी की हैं सीट्स ज़्यादा, 43 के बाद 16, तो ये मेन अपोजिशन पार्टी है। ठीक है, यहाँ पे जो लिखा गया आपको समझा चुकी हूँ, आप रीड कर लो, स्क्रीनशॉट ले लेना, बाद में रीड कर सकते हो। ये भी आपको बताया जा चुका है, हु वुड फॉर्म द ऑपोजिशन, अपोजिशन कौन बनाता है, जिन्हें कम रूलिंग पार्टी से कम सीट्स मिली होती हैं। तो भारतीय जनता पार्टी, इंडिपेंडेंट कैंडिडेट, हिमाचल विकास कांग्रेस एंड लोकतांत्रिक मोर्चा, इन सभी को कम सीट्स मिली थी। तो ये सारी अपोजिशन बनाएंगे मिलके। ठीक है, अब चैप्टर 3 में आपके पास एक टॉपिक है, अ डिबेट इन लेजिस्लेटिव असेंबली। अब इसमें देखो क्या है, ये आपको टॉपिक चैप्टर नंबर 3 में ही दिया हुआ है, इसे मैं एक्सप्लेन करती हूँ। अफरीन, सुजाता और कुछ और स्टूडेंट्स वो स्कूल की तरफ से गए लेजिस्लेटिव असेंबली की विज़िट करने के लिए। उन्होंने देखा कि ये बहुत ही इम्प्रेसिव बिल्डिंग है और जो चिल्ड्रन है वो बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे इसको देखने के लिए। तो वहाँ पे एक गैलरी थी, वहाँ से वो लार्ज हॉल को देख सकते थे। नीचे वहाँ पे डेस्क की रॉज बहुत सारी बनी हुई थी। ये जो असेंबली है ये डिबेट करने जा रही थी करंट प्रॉब्लम पर। तो इस टाइम पे जो एमएलएज थे वो अपने ओपिनियंस को एक्सप्रेस कर सकते हैं, क्वेश्चंस आस्क कर सकते हैं इश्यूज से रिलेटेड, और अपने सजेशंस दे सकते हैं कि क्या किया जाना चाहिए गवर्नमेंट के द्वारा। तो अब यहाँ पे बोला गया है जो मिनिस्टर हैं वो फिर रिप्लाई करते हैं क्वेश्चंस के, और असेंबली को एश्योर करने की कोशिश करते हैं कि उन्होंने एडिक्वेट स्टेप्स लिए हैं। चीफ मिनिस्टर और जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो डिसीज़न लेते हैं, गवर्नमेंट को चलाते हैं। अब यहाँ पे देखो क्या बात एक मेन है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है ना, उसमें सारे एमएलएज आते हैं, चाहे वो रूलिंग पार्टी के हैं चाहे वो अपोजिशन पार्टी के हैं, सभी मिलके क्वेश्चनिंग करते हैं और डिस्कशन करते हैं। अब यहाँ पे ना आपको मैं कुछ एक वहाँ पे जो बच्चे विज़िट करने गए लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो वहाँ पे उन्होंने एमएलएज की बातचीत सुनी। तो वहाँ पे 6 एमएलएज थे जो उठ के कुछ ना कुछ अपने क्वेश्चंस अराइज कर रहे थे। एमएलएज तो बहुत थे पर उन्होंने 6 की बातचीत सुनी। तो आपने उनकी बातचीत को सुन के ये बताना है मुझे कि कौन ऑपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है, कौन रूलिंग पार्टी से बिलोंग करता है। जो रूलिंग पार्टी का एमएलए है वो तो अपने फेवर में ही बात करेगा ना, अपनी पार्टी की, और जो अपोजिशन पार्टी वाले हैं वो कुछ ना कुछ अपोजिट ही बोलेंगे, खिलाफ बोलेंगे वो रूलिंग पार्टी के कि हमने ये किया था, आपने ये नहीं किया। ठीक है, तो फर्स्ट एमएलए जो है वो कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है अखंडगन, लास्ट 3 वीक से यहाँ पे 15 डेथ डायरिया की वजह से हो चुकी हैं। और वो कहता है कि मैं इसको बहुत ही शर्म की बात मानता हूँ कि गवर्नमेंट ने इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए कुछ भी नहीं किया, और ये प्रॉब्लम सिंपल सी है, इसको दूर करना कोई बड़ी बात नहीं है, टेक्नोलॉजी का ज़माना है। तो वो कहता है कि इस सिचुएशन को कंट्रोल करने के लिए स्टेट गवर्नमेंट को स्टेप्स उठाने चाहिए, ये फर्स्ट एमएलए कह रहा है। तो ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट के अगेंस्ट, मतलब ये कौन सी पार्टी से बिलोंग करता है, अपोजिशन पार्टी से। फिर सेकंड एमएलए उठता है, वो बोलता है कि मेरा क्वेश्चन है जो गवर्नमेंट है उसने हॉस्पिटल्स को इतनी बैड सिचुएशन में क्यों रखा हुआ है। गवर्नमेंट प्रॉपर डॉक्टर्स नहीं प्रोवाइड करवा रही है, उनको अपॉइंट नहीं कर रही है, प्रॉपर मेडिकल स्टाफ नहीं है डिस्ट्रिक्ट में। कैसे गवर्नमेंट प्लान कर रही है इस सिचुएशन के साथ डील करने में। तो यहाँ पे ये भी अपोजिट बोल रहा है ना, तो ये भी अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है। फिर एमएलए थर्ड क्या कहता है कि मेरी जो कॉन्स्टिट्यूएंसी है तौल पट्टी, वहाँ पे पानी की बहुत समस्या है। जो वुमेन है वो 3 से 4 किलोमीटर पानी लेने के लिए जाती हैं, वहाँ पे कोई वाटर की सप्लाई नहीं है अच्छी। पॉन्ड्स, वेल्स वगैरह वो इतने साफ़ नहीं हैं, डिसइंफेक्टेड हैं। तो ये भी अपोजिशन पार्टी से ही बिलोंग करता है क्योंकि अपोजिट बोल रहा है ना। फिर फोर्थ एमएलए कहता है कि मेरे ख्याल से जो मेरे कॉलेजियर्स हैं वो बढ़ा चढ़ा के बता रहे हैं अपनी प्रॉब्लम्स को, ऐसा कुछ भी नहीं है। गवर्नमेंट ने बहुत स्टेप्स लिए हैं इन प्रॉब्लम्स को दूर करने के लिए, इन पर कंट्रोल करने के लिए। उन्होंने वाटर टैंकर्स अवेलेबल करवाए हैं, ORS के पैकेट्स अवेलेबल करवाए हैं,
और गवर्नमेंट अपनी तरफ से हर पॉसिबल स्टेप ले रही है। तो ये फेवर में बोल रहा है ना, तो इसका मतलब ये रूलिंग पार्टी से बिलोंग करते हैं, इसलिए फेवर में बोल रहे हैं। फिर है फिफ्थ एमएलए, वो कहता है कि हमारे हॉस्पिटल्स में इतनी पुअर फैसिलिटीज़ हैं, यहाँ पे हॉस्पिटल्स हैं पर वहाँ पे डॉक्टर नहीं है, कोई मेडिकल स्टाफ नहीं अपॉइंट किया गया पिछले कुछ सालों से। एक दूसरा हॉस्पिटल है वहाँ पे जो डॉक्टर है वो बहुत लंबी लीव पर चले जाते हैं। कितने शर्म की बात है कि ये जो सिचुएशन है बैड से वर्स होती जा रही है। ORS पैकेट्स जो हैं वो पहुँच नहीं पा रहे हैं प्रॉपर तरीके से अफेक्टेड एरियाज़ में। तो ये भी अपोजिट बोल रहा है, मतलब ये भी अपोजिशन पार्टी से बिलोंग करता है। 6 MLA कहता है कि जो अपोजिशन के मेंबर्स हैं ना वो ऐसे ही ब्लेम कर रहे हैं गवर्नमेंट को। जो प्रीवियस गवर्नमेंट थी उसने तो सैनिटेशन की तरफ कोई ध्यान भी नहीं दिया था, और हमारी गवर्नमेंट ने कूड़ा करकट वगैरह को साफ़ करवाने की तरफ पिछले सालों से कितना ध्यान दिया है। तो ये 6 MLAs की उन्होंने बात सुनी। अब ये भी फेवर में बोल रहा है ना रूलिंग पार्टी के, मतलब ये भी रूलिंग पार्टी का MLA है। तो यहाँ पे साइड पे देखो आपको एक क्वेश्चन दिया गया है, कैन यू आइडेंटिफाई द MLAs ऑफ रूलिंग पार्टी एंड अपोजिशन इन द इलस्ट्रेशन। कि आपको जो यहाँ पे नीचे पिक्चर दी है यहाँ पे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कौन सा रूलिंग पार्टी का है, कौन सा अपोजिशन पार्टी का है। तो अभी मैंने सारे बताए आपको कौन सा रूलिंग का है, कौन सा अपोजिशन का। सिर्फ जो 4th और 6th पर्सन था वो 6 और 4th वाला रूलिंग पार्टी का है, बाकी सारे अपोजिशन पार्टी के हैं। तो आपने अपोजिशन पार्टी वाले जो यहाँ पे पर्सन्स हैं उनको एक सेम कलर से कलर करना है, कलर फिल करना है उनमें, और रूलिंग वालों में एक सेम कलर फिल करना है। ठीक है, दिस इज़ इनफ फॉर टुडे, थैंक यू।